चलिए आपको जादू दिखाते हैं। जादू अपने आप में एक बड़ा मूर्खता प्रश्न भी है, लेकिन ये दरअसल एक ट्रिक है, एक गणित है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल गणित की बातचीत करते हैं तो ऐसा जादूगर हमारे पास सामने आया है। नाम है लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अंबेडकर नगर से। कई कई पार्टियों से घाट से पानी पी चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये राजनीति का ये मड़ाव है, आपका पड़ाव, ये कैसा आपको महसूस हो रहा है जनता पार्टी से लेकर के बसपा और बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी में? हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा है, और जब भी जिस भी पद पर मैं रहा, लोगों के बीच में जुड़ा रहा, यही हमारी पूंजी है, और लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। आपको वोटों के जादूगर के तौर पर पहचाना जाता है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि पिछड़ी जाति के लोग आपके पीछे पागल रहते हैं, और खासतौर से बेनी प्रसाद वर्मा के बाद ये पहली व्यक्ति हैं आप जिनके पास अपनी जाति में एक जबरदस्त पकड़ है। देखिए, हमारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने MSc AG करने के बाद इलाहाबाद से 1980 में लोकदल में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, उस समय बागपत आंदोलन चल रहा था, हमने उसमें उतरने का काम किया। उसके पहले छात्र जीवन में मैं कुलभास्कर आश्रम महाविद्यालय के महासचिव था, और आने के बाद हमने अपना मुख्य उद्देश्य समाज सेवा को बनाया, और उसी समाज सेवा के कारण जो हमारी समाज में इज्जत है या सम्मान है या हमें अवसर मिला, उसी समाज सेवा के कारण मिला। बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण ये अवसर मिला। लेकिन उसके साथ एक बड़ा प्रश्न है, जब आप बहुजन समाज पार्टी में जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने बड़े पदों पर अपने लोगों को खपाया। सामान्य तौर पर चर्चा ही कही आपके क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में भी। तो ये कैसे हो पाता है? देखिए, जब भी मुझे अवसर मिला, मैंने समाज में जो कमज़ोर वर्ग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या सामान्य वर्ग थी, जिस स्तर का सेवा करने का अवसर मिला, मैंने पूरी तरह से उसको निभाने का काम किया। लेकिन वो मैं विशेष रूप से, चाहे वो अनुसूचित जात हो, अनुसूचित जनजात हो, या पिछड़ी जात हो, या सामान्य वर्ग है, किसी से भेदभाव नहीं है। लेकिन पिछड़ों का जो हक है उसके लिए मैं हमेशा चैतन्य रहा और उसके लिए काम किया कि उनको उनका हक मिले, और यही हमारी एक तरह से पूंजी है। हमने 1980 से जब काम करना शुरू किया, 1986 में हमें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में जाने का अवसर मिला। 1991 में हमने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर 1991 का चुनाव लड़ा जनता दल से, और चुनाव जीतने का काम किया। उस समय से लेकर आज तक 3 बार मंत्री बनने का भी अवसर मिला, और उस मंत्री काल में भी मैं जनता के बीच में रहा। मैंने कोई लखनऊ में बैठकर या कहीं बाहर जाकर मैंने आराम करने का काम नहीं किया। आप ये स्वयं भी शायद आश्चर्यचकित हों कि 44 साल के राजनीतिक जीवन में मैं किसी भी बाहरी देश में नहीं गया। ज़्यादातर समय मैंने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में लोगों के बीच में रहकर बिताने का काम किया, और वही हमारी ताकत है। लेकिन आपकी पहचान पिछड़ी जाति के नेता के तौर पे, अब पिछड़ी जात में मैं पैदा हुआ तो इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। और जब किसान परिवार में पैदा हुआ, और मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया, तो अब पिछड़ी जात में होने के कारण स्वाभाविक रूप से है कि वो लोग ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, और जो ज़्यादा संपर्क में रहता है उसकी सेवा भी ज़्यादा की जाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन आपने एग्रीकल्चर पे MSc किया, लेकिन फसल काट रहे हैं आप राजनीति में। नहीं, हमने दोनों किसान के रूप में भी काटा है। हमने, और राजनीति में लोगों की सेवा करने, क्योंकि शुरू से हमारे मन में एक धारणा थी। मैं आपको इस बात को बताने में संकोच नहीं है कि जब मैं टांडा में आया
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे ज़िले के एक बहुत बड़े नेता थे श्री रामचंद्र आज़ाद जी, एमएलसी भी थे। उनके घर बैठा था तो मैंने वहाँ उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं भी अब समाज सेवा करना चाहता हूँ राजनीति में रहकर। एक वहाँ शिक्षाविद थे, कई विद्यालय चलाते थे, श्री मिश्री लालार जी, जिनका महिलाओं की शिक्षा में बड़ा योगदान था। तो उन्होंने कहा, भाई बेटा ये बहुत कठिनाई पूर्ण जीवन है इसका, मेरी राय मानो, इतना फर्स्ट डिवीज़न पास हो, आप सरकारी नौकरी या इस तरफ से यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं जा रहे हैं। हमने कहा हमारा उद्देश्य समाज सेवा है, और जब समाज सेवा उद्देश्य है तो उसमें कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस उद्देश्य से मैंने राजनीति में कदम रखा और इसीलिए मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं। सामान्य तौर यही जाता है कि पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा और दूसरे नंबर पे आप हैं। हम जानना चाहते हैं कि जैसे बेनी प्रसाद ने एक जिस समाजवादी पार्टी को स्थापित किया, उसके बाद उसको विरोधों के चलते उनको छोड़ दिया, लेकिन वापस वहीं पे गए। आप जहां पर अंतर्विरोध हुआ वहां दूसरी पार्टियों को आपने अपना लिया और फिर उसके दोबारा पिछली वाले को छोड़ा नहीं, जैसे जनता पार्टी को दिया, फिर बसपा को दिया, फिर बसपा के आप समाजवादी पार्टी को। देखिए, मैंने हमेशा वफादारी के साथ पार्टी में रहा और मैंने छोड़ा नहीं। आप ये समझिए कि मैं 25 साल बहुजन समाज पार्टी में रह के काम किया। मुझे निकाला गया। कुछ लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में ये आरोप लगा दिया कि हमने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया, जबकि मैं उस समय SGPGI में कोरोना की बीमारी के कारण 14 दिन अस्पताल में रहा। उसके बाद भी जब इस आरोप में मुझे निकाला गया तो चूंकि हम लोग लोकदल और चौधरी चरण सिंह और माननीय श्री नेताजी के साथ काम किए थे लगातार 10-11 साल तक, 1980 से लेकर 1991 तक, तो हमने, चूंकि हम लोगों का जो राजनीति का शुरुआत थी वो जिस धरातल से थी उसी तरफ फिर हम लौट के गए। हमने भाजपा की तरफ जाने का काम नहीं किया, और अगर निकाला न गया होता तो मैं वफादारी के साथ वहीं पड़ा रहा। सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि राजनीति में परिवारवाद बहुत चलता है, आपके यहाँ भी शुरू हो रहा है? देखिए, परिवारवाद को डिफाइन जो किया जाता है वो गलत ढंग से कहा जाता है। जैसे मान लिया हम हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति को इसलिए अवसर न मिले कि हम हैं, अगर वो भी समाज के बीच में पूरी ताकत के साथ समाज की सेवा कर रहा है, कोई भी परिवार हो, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, किसी भी का है, तो अगर वो समाज सेवा कर रहा है, उसकी स्वीकार्यता है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहता है अगर वो चुनाव लड़के आता है। वर्मा जी, पर यहाँ सवाल लोगों का कहना है कि वर्चस्व आपका होता जा रहा है बहुत जबरदस्त परिवार के तौर पर, और उसके बाद ऐसा अकाट्य हो जाएगा फिर कोई दूसरा पैर नहीं जमाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर चुनाव लड़के कोई आता है तो इसको परिवारवाद नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर कोई सीधे आ जाता है दूसरे रास्ते से तो उसको आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी, जैसे हमारे परिवार में मैं जब राजनीति में आया तो कोई भी व्यक्ति मेरे परिवार का गांव सभा का भी सदस्य नहीं था, और हमने अपनी परिश्रम और मेहनत से, तो स्वाभाविक रूप से वो 44 साल तक अगर हम राजनीति में हैं तो हमारे परिवार के सदस्य भी या दूसरे भी परिवार, जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके परिवार के सदस्य भी, तमाम लोग समाज की सेवा करने में, लोगों से मिलने जुलने में लगे रहते हैं। कभी कभी उनको अवसर इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके परिवार के एक व्यक्ति है, इसलिए उनका कटता भी हिस्सा। तो इस परिस्थितियों में उसको परिवारवाद नहीं कहते अगर वो चुनाव लड़के आता है। तो निश्चित रूप से जो जैसी स्थिति बनती है और समाज जिसको स्वीकार करे वही राजनीतिक रूप से कहा जाएगा कि वो लोगों के बीच से आया। जी दलजी जी, ये जैसे पहले रामस्वरूप वर्मा जी, उसके बाद आपके रामाचल राजभर थे, फिर उधर शंकरलाल मांझी हैं, ये एक आपके ऊपर कुछ घेराबंदी की स्थिति में तो नहीं बन रहे हैं? नहीं, रामाचल राजभर जी का हमें पूरा सहयोग मिलता है और हम दोनों लोगों ने एक साथ फैसला करके समाजवादी पार्टी में आए भी, और आज भी पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में, समाज के हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। और ये समाजवादी पार्टी की अम्बेडकर नगर में
जो मजबूती का एक कारण भी बना है। जी। तो निश्चित रूप से हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। जहाँ तक श्री शंखलाल मांझी का सवाल है, अब उनका हम उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना नहीं, आप चाहेंगे। नहीं कहें, लेकिन वीडियो चल चुका है, वो कई मंच पे उन्होंने ऐलान कर दिया आपके खिलाफ सीधे सीधे, उनके बेटे ने भी ऐसा कर दिया है। तो ये क्या पूरा स्थिति क्या बन रही है आपको? अब हम उनकी तरह कमेंट नहीं कर सकते, जी। लेकिन यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में कि जो हर रास्ते पर जाने का काम करते हैं जी। और हर दरवाज़ा देखते हैं। उन दरवाज़ों से अवसर जब नहीं मिलता तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तो वो संकीर्णता की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति करते हैं। मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की राजनीति नहीं की। जहाँ भी रहा मैं ईमानदारी से रहा। 1980 से लेकर 1991 तक जनता दल और लोकदल एक साथ, कोई अलग पार्टी में नहीं गया, लोकदल ही जनता दल के रूप में परिवर्तित हुआ और उसी जनता दल के रूप में मैं 96 तक रहा। 96 के बाद मैं 25 साल तक लगातार बीएसपी में रहा। मैंने कभी किसी को न तो काटा, न किसी को अपमानित किया और न किसी के साथ मैंने विश्वासघात किया। तो मेरी जो राजनीति है वो विश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन रणनीति अपनी तरफ है और रणनीति बताती है कि आपके पैर पे लंगड़ी मारी जा रही। जो लंगड़ी मारने वाले होते हैं वो स्वयं गिर जाते हैं, वो हमें गिरा नहीं पाए। बहुत अवसर आए, कभी किसी ने गिराने में सफलता अर्जित नहीं की लंगड़ी मारकर। जी, ये चुनाव आपका उपचुनाव जो होने वाले हो रहा है आपके क्षेत्र में, वो सामान्य तौर पे माना जा रहा है कि वो आपके ही परिवार का ही लोग होगा। वो कौन हो सकता है? बेटी भी हो सकती है? नहीं, आप नहीं कहें, लेकिन वीडियो चल चुका है, वो कई मंच पे उन्होंने ऐलान कर दिया आपके खिलाफ सीधे सीधे, उनके बेटे ने भी ऐसा कर दिया है। तो ये क्या पूरा स्थिति क्या बन रही है आपको? अब हम उनकी तरह कमेंट नहीं कर सकते। जी। लेकिन यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में कि जो हर रास्ते पर जाने का काम करते हैं जी। और हर दरवाज़ा देखते हैं। उन दरवाज़ों से अवसर जब नहीं मिलता तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तो वो संकीर्णता की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति करते हैं। मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की राजनीति नहीं की। जहाँ भी रहा मैं ईमानदारी से रहा। 1980 से लेकर 1991 तक जनता दल और लोकदल एक साथ, कोई अलग पार्टी में नहीं गया, लोकदल ही जनता दल के रूप में परिवर्तित हुआ और उसी जनता दल के रूप में मैं 96 तक रहा। 96 के बाद मैं 25 साल तक लगातार बीएसपी में रहा। मैंने कभी किसी को न तो काटा, न किसी को अपमानित किया और न किसी के साथ मैंने विश्वासघात किया। तो मेरी जो राजनीति है वो विश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन रणनीति अपनी तरफ है और रणनीति बताती है कि आपके पैर पे लंगड़ी मारी जा रही। जो लंगड़ी मारने वाले होते हैं वो स्वयं गिर जाते हैं, वो हमें गिरा नहीं पाए। बहुत अवसर आए, कभी किसी ने गिराने में सफलता अर्जित नहीं की लंगड़ी मारकर। जी, ये चुनाव आपका उपचुनाव जो होने वाले हो रहा है आपके क्षेत्र में, वो सामान्य तौर पे माना जा रहा है कि वो आपके ही परिवार का ही लोग होगा। वो कौन हो सकता है? बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। देखिए, अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। नहीं, वो तो ऑलमोस्ट तय कर चुके हैं कि आप ही तय करेंगे। अब जब तक तय नहीं होता मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन बेटी हमारी अभी नौकरी में है, वो हिंद मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, तो उसका इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। बस इतना मैं बता सकता। तो यानी पत्नी को चुनाएंगे? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय। तो उससे जो आपका जो पोता है उसका रास्ता और प्रशस्त हो जाएगा। नहीं, पोता का भी बहुत कम उम्र का है, अभी 16 साल है, अभी 10 साल उसको चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरत है कि अगर वो लड़ना भी चाहे तो 25 साल से पहले तो कोई चुनाव लड़ नहीं सकता। जी। तो उसको अभी 10 साल है, 10 साल में क्या परिस्थितियां बनती हैं, कैसी बनती हैं, अब आज से ही उस पे बारे में, अभी तो पढ़ रहा, भी तो हाई स्कूल में है, अबकी बार हाई स्कूल का बोर्ड के एग्जाम देगा, तो इसलिए इसका कोई अभी उसके बारे में कोई मतलब नहीं। आप एक ऐसे जादूगर हैं जो हर बूथ पर आपको पूरी जानकारी होती है। पता नहीं कैसे आप सूंघ लेते हैं, टटोल लेते हैं कि इस बूथ पर हमें कितना वोट मिले और मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा या कौन जीतेगा। देखिए, मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। आप
3 महीने लगभग होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव का। सदन चलने के अलावा मैं दिल्ली नहीं रहा एक भी दिन। जितने दिन सदन चला उतने दिन के अलावा एक दिन भी मैं दिल्ली नहीं रहा। मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। तो जो लगातार जनता के बीच में रहेगा तो कुछ न कुछ तो उसको एहसास हो जाएगा कि हमसे नाराजगी है, हमारे पक्ष में है, क्या स्थिति है। तो वही तो जानना चाहता हूँ, आप जो जादूगर हैं वोटों के। नहीं, जो जादूगर का सवाल नहीं है। हम जब आपके बीच में हमेशा रहेंगे तो आपका व्यवहार हमें पता चल जाएगा ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये जादूगर क्या बता रहा है, पत्ते में क्या निकल रहा है, इक्का हुकुम का? देखिए, अम्बेडकर नगर में भाजपा कभी सफल नहीं हुई है। बसपा भी नहीं। और वो नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को वहाँ स्थान नहीं है। 1991 में भी भाजपा हारी थी वहाँ, और 17 में भी एक तरह से जब वो चरम पर थी तब भी 2 सीट केवल भाजपा पाई 5 में, और 3 उसके विपरीत गया। 14 का एक चुनाव केवल भाजपा जीती है अम्बेडकर नगर में, और वो ऐसा मीडिया ने और सब प्रोपोगंडा किया कि अच्छे दिन का। अब जनता अच्छे दिन के बात को समझ गई है। देखिए, राजनीतिक बातचीत का अलग है। मैं अपना जानना चाहता हूं कि एक जादूगर के तौर पर आपका क्या आकलन है? आप जीत रहे हैं वहां या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जो मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर की जनता का विश्वास मुझे हमेशा मिला है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा जनता उसको जिताने का पूरा काम करेगी। उसकी चुनाव के बाद जो घोषणा होगी उसके बाद खिलाएंगे मिठाई हमको, या अभी से? अरे मिठाई जब आप खाना चाहे खाएं, लेकिन अब अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। जो भी लड़ेगा उस जीतेगा, और जो जीतेगा तब उसके बाद मिठाई आपकी आज भी खाना चाहे चाहे उस समय खाना चाहे। लालजी वर्मा जी, एक बात बता दीजिए, मायावती जी के साथ बहुत लंबे समय तक आप रहे, बहुत असरकारक पद पे रहे आप, बहुत हैसियतदार थे। मायावती के बारे में क्या राय है? देखिए, उनका स्नेह मुझे बहुत मिला। आज भी? आज कहाँ मिल रहा? आज मिला होता तो मैं कहाँ अलग होता, निकाले नहीं, होती। यहाँ पर हाथी लगे हैं यहाँ पर। नहीं, ये हाथी तो स्वागत का चिन्ह है। अच्छा। हमारी संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति है, जी, जी। भाई शादी विवाह में सभी लोग हाथी ले जाते हैं, चाहे जिस पार्टी के लोग हैं। तो ये स्वागत का प्रतिबिंब है, ये कोई निशान नहीं है। और जहाँ तक बहन मायावती जी का सवाल है कि उन्होंने मुझे बहुत ही सम्मानित किया, प्रतिष्ठा दिया, और मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात जरूर है कि जिस समय उन्होंने निकाला मुझसे पूछा भी नहीं कि भाई आपने ये गलती की है, क्यों की है। ये टीस है। ये टीस जरूर है कि इतने विश्वास रहने के बाद 25 साल जिसके साथ रहा हो और वो एक झटके में पार्टी से निकाल दे, तो ये बात थोड़ी पीड़ादायक है। मायावती जी के बारे में एक सामान्य तौर पर हर आदमी के पास जुबान में एक बात रहती है कि वो पैसों की बहुत लालची होती है। देखिए, अब हम लोगों के लिए दृष्टि से तो जैसे हम उस पार्टी से 96 से लेकर करीब 96 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में, 2014 में 6 चुनाव हम लड़े, और हमें कभी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा, कोई भी लेन देन नहीं करना पड़ा। उस समय नसीमुद्दीन भी वहां पर थे जिस पर बहुत जबरदस्त विवाद हुआ। नहीं, हमसे कोई विवाद नहीं, आपसे नहीं, मायावती से पैसों को। अब उनके बारे में हमें मालूम नहीं, हम सामने नहीं थे। पूरे क्षेत्र में आपके सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई पड़ती है? आप हमारे क्षेत्र में जी। देखिए, हमारे क्षेत्र में समस्याएं आज की परिस्थितियों में कई हैं। जैसे एक तो अभी भी सारे गांवों में सड़क नहीं हो पाई, तो उसका हमारा अथक प्रयास है। दूसरे, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है जिसको हमने बड़े मेहनत से बनाने का प्रयास किया था, इस विगत 7.5 सालों से एकदम उपेक्षा का शिकार है, और वहाँ अभी MD और MS की कक्षाएं नहीं शुरू हो पाई। सुपर स्पेशलिटी की बात ही गौड़ है, तो जिसके कारण लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जो है, रेलवे लाइन की भी कोई अच्छी ट्रेन जो हमारे ज़िले से रुक कर और चलती हो,
विभिन्न जगहों को, वो भी सुविधा नहीं मिली है। और टांडा विशेषकर जो हमारा बुनकर नगरी है उससे बस्ती को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की आवश्यकता है। तो ये और बेरोजगारी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और विशेषकर हमारे जो किसान हैं उनका जो उत्पादन है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो बुनकर थे, हैंड हाथ से बुनते थे, वो बुनकर तो अब है नहीं, अब तो नहीं, पावर लूम पे काम कर रहे पावर लूम का पूरा काम है और बहुत बड़ा काम है। लेकिन पावर लूम को जो छूट माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था और जो बीजेपी की सत्ता आने तक जारी था कि उनको किसान की तरह, जैसे किसान को ट्यूबवेल पर एक मुश्त राशि ली जाती थी, फिक्स्ड राशि थी, उसी तरह से 65 रुपये प्रति लूम श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में 2007 के पहले 5-6 में निर्धारित किया था और वो रेट 2018 तक चलता रहा। भाजपा ने जो है उनका वो जो फिक्स रेट था उसको ख़त्म कर दिया। बड़े संघर्षों के बाद इधर जाके फिर उन्होंने केवल 5 लूम तक के जो पावर लूम वाले हैं उनको फिक्स किया, वो भी 800 रुपये प्रति हार्स पावर। जो पहले 120 रुपये प्रति हार्स पावर था उसका 800 रुपये प्रति हार्स पावर, जिससे जो बुनकर का कार्य है, बहुत छोटे छोटे वहाँ बुनकर हैं, बहुत बड़े लोग कम हैं, और वो उससे उनका जो पूरे घर का रोजी रोटी चलती थी उस पर असर पड़ा है और आज वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। ये नदियों में पोकलैंड और जेसीबी लगा करके बालू निकालने की बात चल रही है, अब एक अपराध के तौर पर। अब वो तो किया जा रहा, बड़े पैमाने पर हो रहा। हमारे यहाँ जो घाघरा का बालू है, सफ़ेद बालू, उसके लिए भी उसी तरह से जो उसके सिंडिकेट लोग हैं वो पूरी तरह से उसको बर्बाद कर रहे हैं और सारे रास्ते तोड़ दे रहे हैं। क्या करेंगे? निश्चित रूप से इसका बंद होना चाहिए। ये रास्ते एक तो सबसे ज़्यादा तोड़ दे रहे हैं। जो बालू पहले हम लोग फ्री ले आते थे उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है और वो उनसे पैसा कमा रहे हैं और सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। और आज जो राजनीतिक वातावरण है, जिस तरह से सरकारी धन का पूरी तरह से पार्टी के प्रचार में लगाया जा रहा है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए घातक है। जादूगर हैं वोटों के, इस समय खुल करके नहीं बता रहे हैं लेकिन इशारे में बता दिया है कि आगने वाले चुनाव में मेज पर अगर जुए पर जो अगर कोई पत्ता खुलेगा वो होगा हुकुम का इक्का। तो ये हैं लालजी वर्मा जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिख के कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।